बदायूं डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार हुआ है, जो नेपाल भागने की फिराक में था। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले तो साजिद की मुठभेड़ में गोली मार करके उसको मार गिराया गया था पुलिस के द्वारा, और अब बदायूं डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी भी जावेद बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो नेपाल भागने की फिराक में था। बता दें कि आरोपियों ने 2 मासूम बच्चों को मार डाला था, तड़पा कर मारा था। उस तरह से गला काट करके दोनों की हत्या की गई थी, आयुष और हनी की। इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं। विकास पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? विकास पांडे जी, आपको बता दें कि बदायूं डबल मर्डर केस जिस तरीके से घृणित काम किया गया, उसको लेकर के पूरे देश में सनसनी फैली हुई थी, जिस तरीके से 2 मासूम बच्चों को। जी हाँ विकास पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है। विकास पांडे जी, निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप देख लीजिए कि बदायूं के हत्याकांड के बाद जैसा कि योगी सरकार से पूरा उत्तर प्रदेश अपेक्षा रखता है, योगी जी ने भी उसमें त्वरित एक्शन लिया और एक आरोपी को तुरंत ढेर किया गया, मुठभेड़ में वो ढेर हुआ, और दूसरा आरोपी भी अभी 48 घंटे भी जुमा बीते हैं, और अभी देख लीजिए कि दूसरा आरोपी भी सलाखों के पीछे है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं योगी जी की यही काम करने की शैली है। अपराधी ये समझ लें, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल ये समझ लें कि इस उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आप जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपराधियों को बचाने के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए अगर आप इस तरीके के बयान देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, तो भी वो बचने वाले नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जी, चुनाव से पहले जिस तरीके से ये बदायूं डबल मर्डर केस की बात सामने आई है, वारदात सामने आई है, इसको लेकर के राजनीतिक चीजें भी डाली जा रही हैं। इसमें सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था और उन्होंने बीजेपी को घेरा था, कहा था कि बीजेपी गुंडागर्दी करवाती है और ये इनके कार्यकाल में हमेशा होता है। जिस तरीके से 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है, हत्या हुई है 2 मासूम बच्चे की, उसमें भी राजनीति। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समाजवादी पार्टी की राजनीति का आधार है तुष्टीकरण। आपको मैं एक चीज सुनाता हूं और ध्यान से सुनिएगा, पूरा देश सुने, पूरा प्रदेश सुने। हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां प्रतिदिन, एक दिन में 7650 क्राइम की घटनाएं। ये अखिलेश यादव जी की सरकार में एक दिन में दर्ज किया गया, उस उत्तर प्रदेश में जिसमें अखिलेश यादव जी ये कहते थे क्योंकि यूपी में है दम और जुर्म यहां है कम। आज अपराधियों को बचाने के लिए ऐसी घिनौनी राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं कि केवल उनका वोट बैंक बचा रहे। क्या वो वोट बैंक नहीं है जिस मासूम 2 बच्चों की हत्या हो गई? क्या उनकी माताओं का, उनकी बहनों का या उनके समाज का वोट नहीं है? अखिलेश यादव जी, ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको 2024 के चुनाव में इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना। आपको उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने जा रही है। लेकिन ये हमेशा क्यों होता है विकास जी कि कोई केस होता है, हमेशा एक मासूम या ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा ध्यान केंद्रित किया जाता है। आप अपने कार्यकाल में देख लीजिए कितने मर्डर, कितने रेप हुए थे, और हमेशा ये आरोप प्रत्यारोप लगाना क्या जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम करने की शैली का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने देखा हो फैजाबाद अयोध्या रूट पर एक ट्रेन में एक महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके साथ जाती होती है, और उसके बाद उस अपराधी का अंजाम क्या हुआ? हमारी सरकार के किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। हमारी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने उसे यमलोक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि यहां अपराधियों को संरक्षण देने वाली हमारी सरकार नहीं है। ये तो अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जो अपराधियों को संरक्षण दे करके जवाहर बाग कांड करवा देते हैं, दर्जनों पुलिस वाले मरवा देते हैं, और कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो उनका सजाती था, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुरानी परिपाटी होगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश जिस परिपाटी पे चलता है, आप देख लीजिए 24 घंटे नहीं बीते, बदायूं कांड का एक आरोपी यमलोक सिधार गया और दूसरा
सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है। बात उत्तर प्रदेश की आपने की है, लेकिन अगर देश की बात करें तो देश में कई हिस्से हैं। मैनपुरी की भी बात आप जानते होंगे, वहां पे इतना रैपिड एक्शन देखने को नहीं मिला है। चुनाव को लेकर के बार बार ये टारगेट किया जाता है हमेशा कि चुनाव है, ऐसे दंगे किए जाते हैं बार बार, चाहे दंगा फसाद हो, चाहे किसी का रेप हो, चाहे किसी की हत्या करना हो, चुनाव से पहले चीजें की जाती हैं। अक्सर ऐसा आरोप लगता है। देखिए ये अखिलेश यादव जी, मैं फिर कहता हूं आपको, ये अखिलेश यादव जी की सरकार का अपने समय का अनुभव है उनका, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आप समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी को लेकर के 2016 में एक रिपोर्ट आई थी कि 70% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं समाजवादी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में हुई हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं की सरकार में केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट आई थी, उन्हीं की सरकार थी इस उत्तर प्रदेश के अंदर। तब 70% से ज्यादा अपराध समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमपीओं के क्षेत्र में, मंत्रियों के क्षेत्र में हुआ करते थे। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। अपना दाग छुपाने के लिए वो दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का दामन दागदार है ऐसी घटनाओं से कि सांसद के घर में रेप हो जाती है, पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता था, अधिकारियों से कहा जाता था कि इतने जूते मारेंगे सही हो जाओगे। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है राजनीति करने का, जो अब जनता समझ चुकी है और जनता ने उन्हें अब तिलांजलि दे दी है। तो क्या आपके कार्यकाल में कभी किसी पत्रकार को घुटने पे नहीं बैठाया गया? क्या नमाज पढ़ते वक्त पुलिस प्रशासन जो है उनको लाते नहीं मारती है, जूते नहीं मारती हैं? आप ही के कार्यकाल में तो किया जा रहा है। अभी कोई क्या ऐसे मुद्दों को लेकर के कोई अपनी अगर आवाज उठा दे, हम नहीं कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी हो, नॉर्मल इंसान अगर एक आम जनमानस जो है अगर वो आवाज उठाता है तो उसे एंटी घोषित कर दिया जाता है। राजनीति यानी पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई राजनेता होता है, वो अगर ऐसी वारदात होते हुए देखता है, उसे पोस्ट करता है या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर दिखाता है तो उसको आप कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। आपके कार्यकाल में भी तो चीजें हो रही है ना? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात आज आपने कही है। मैं फिर कहता हूं कि जब राजनीतिक लोग ऐसे वीडियो और ऐसे इंसिडेंट को पोस्ट करते हैं तो वो केवल एक एंगल से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए क्यों नहीं करते? मैं आपका सवाल मैं आप पे ही छोड़ता हूं कि आप मुझे बताइए कि क्या मणिपुर की घटना पर चीखने और चिल्लाने वालों ने संदेश खाली पर कोई संवेदना व्यक्त की? क्या संदेश खाली की महिलाएं नहीं है? यही तो सवाल है मेरा, यही तो सवाल है हमारा कि जो भी व्यक्ति हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अगर कुछ गलत करता है तो वो भी गलत है, भारतीय जनता पार्टी उसे भी गलत कहती है, और जो हमारे बहुसंख्यक भाइयों के साथ, उनके बच्चों के साथ करता है, चाहे वो राजस्थान में उस टेलर के गला काटने की बात हो और चाहे इखलाक जैसों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विषयों पर समान संवेदनशीलता के साथ काम करती है। लेकिन यही तो दिक्कत है आज जो विरोधी हैं वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश और समाज को ध्यान में रखकर राजनीति करती है। आपका सवाल मैं आप पे ही छोड़ता हूं, जरा उनकी सोशल मीडिया को खंगाल लीजिए कि संदेश खाली पर उन्होंने कितना संवेदनाएं व्यक्त की। क्या संदेश खाली की महिलाएं नहीं थी? क्या जो आज बच्चे मरे हैं उन बच्चों का वोट बैंक वोट नहीं है? उनके परिवार का, उनके समाज का वोट नहीं है? तो यही तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी श्रीमान अखिलेश यादव जी से मेरा आग्रह है कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को अपने सर चढ़कर इतना ना बोले कि उनका खुद का वोट बैंक उनसे दूर चला जाए। जी विकास जी, माफ करिएगा, हमने पहले मणिपुर की बात की थी, मैनपुरी बोला हमने। मणिपुर को लेकर के हमने बोला था कि रैपिड एक्शन नहीं लिया गया था, वहां की महिलाएं भी महिलाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा मणिपुर का जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और बार बार ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो काफी शांत हैं। बहुत समय बाद उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी जिस पर वो काफी बुरी तरीके से टारगेट हुए थे। विकास पांडे, बहुत समय बाद नहीं दी थी, मैं बताता हूं आपको। 1993 में यही मणिपुर जला और इसी मणिपुर में 8,500 से ज्यादा पुलिस वालों समेत आम लोग मार दिए गए। 1993 इस देश के अंदर किसकी सरकार थी? क्या आप अपने माता पिता से ये पूछने का कष्ट करेंगे कि उस घटना का उन्हें संज्ञान भी है, याद भी है?
पहले की सरकारों की संवेदनहीनता इतनी होती थी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जितना कुछ होता था वो हम आप तक पहुंच ही नहीं पाता था। क्या क्या उस समय किसी प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं तक व्यक्त की? नहीं की। आज मणिपुर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने कितना गंभीर वक्तव्य दिया, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री देश का ये कहता है कि मैनपुरी जैसी घटना हमारे समेत इस पूरे देश को, इस समाज को, हमारे समाज को शर्मसार करने वाली घटना। उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की। अगर यही पूछ लीजिए आप कांग्रेस पार्टी से, यही पूछ लीजिए आप समाजवादी पार्टी से, मणिपुर की घटना पे तो हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला मचाते मचाते हाय तौबा कर दी, लेकिन संदेश खाली पर एक ट्वीट भी देखने को मिला। क्या आपको मिला इनका एक ट्वीट भी? ये जो सिलेक्टिव राजनीति है विपक्षियों की, ये इन पर भारी पड़ेगी। देश को एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक नजर और एक नजरिए से इस देश को देखना चाहिए। जो काम योगी जी के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश को एकता के साथ देखने का काम कर रहे हैं, एक सांचे में पिरोने का काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर को छिटका के अलग रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि 2 सीटें हैं साहब, कहीं 1 सीट है, इसलिए पूर्वोत्तर की कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने चिंता ही नहीं की। पहली बार ऐसा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की चिंता केंद्र सरकार प्राथमिकता से कर रही है। जी ठीक है, लेकिन बदायूं मर्डर केस की बात हम कर रहे थे। हमेशा ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि चुनाव आते ही ऐसी वारदातें देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं ये किया जाता है, इंटेंशंस होते हैं इनके पीछे। कितना सहमत हैं आप? क्या अखिलेश यादव करवा रहे हैं ये? जरा पूछ लीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के आड़ में इंडी गठबंधन का एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बदायूं की घटना विपक्षियों की देन है, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे विपक्षियों की देन है। विपक्षियों की देन है तो विपक्षी क्यों इस मुद्दे को उठाएगा? इसीलिए तो मैं बता रहा हूं आपको कि तुष्टीकरण की राजनीति। आप देख लीजिए कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां मुस्लिम आबादी 14-15% है, वहां अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री आवास में हिस्सेदारी 30% मिली है। 30%। ये हम नहीं कहते, ये आंकड़े कहते हैं। और यही डर है आज पूरे देश को, देश के इन नाकारा नेताओं को, कि जो सरकार और सत्ता में रहते हैं तो एसी कमरों में बैठकर सरकार का मजा लेते हैं, जानते ही नहीं है जनता क्या है, जानते ही नहीं है देश क्या है। और जब देश की और प्रदेश की जनता ने इन्हें सत्ता से दूर भगा दिया तो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं आपको कि मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि मैनपुरी की घटना अखिलेश यादव जैसे नेताओं के देन है, अखिलेश यादव जी की जैसे नेताओं की दिमाग की उपज है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति की जाती है, आपने सत्ता और राजनीति को कमिश्नर जो बताया है आपने, ऐसे में जनता क्यों हमेशा पिस जाती है? जिस तरीके से दंगे फसाद देखने को मिलते हैं, हर चुनाव से पहले दंगे फसाद होते हैं, मुद्दा कुछ और आपने अभी युवाओं के बारे में बात की। आपके हिसाब से जनता के बारे में जो आपने बोला, आपके हिसाब से जनता क्या है आपके लिए? जनता की परेशानियां क्या है? प्रायोरिटीज की बात करें अगर, देखिए जनता आप है मेरे लिए। जनता वो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है कि जब उसे प्रधानमंत्री आवास मिलता है, जिसकी पीढ़ियां निकल गई छप्पर के नीचे रहते हुए, और कभी किसी सरकार ने चिंता नहीं की, लेकिन मोदी जी ने चिंता की, उसे छत देने का काम किया, और ऐसी छत देने का काम किया कि जो उसके बच्चों को भी वैसी ही छत मिलेगी। भ्रष्टाचार में लिप्त छत देने का काम नहीं किया है। हमने ऐसा आवास दिया है कि जो उसकी पीढ़ियां उसमें रह सकें। हमने जब उस माँ की चिंता, और नौकरियां, हमने जब उसकी माँ, नौकरियां, हमसे ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 4.5 साल में हमने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी अपने पिछले शासनकाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो नौकरियां दी वो बहुत पारदर्शी तरीके से दी। हमारे यहाँ लिस्टें सही से चल करके नहीं आती थी। हमारे यहाँ आरक्षण के नाम पर एक जाति का समायोजन नहीं होता था। हमारे यहाँ ईमानदारी से, निष्ठा से काम होता है, और उसका प्रमाण भी आपको देखने को मिला कि कोई ऐसी भर्ती बताइए जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जी, पारदर्शी तो थी तभी, अभी सिपाही भर्ती में पेपर लीक्स हो गए और काफी कुछ देखने को मिला हम लोगों को। मैंने भ्रष्टाचार की बात की, आप शायद सुन नहीं पाई।
पेपर लीक की बात करिए तो लेखपाल भर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर लीक हो गया था, और पेपर लीक करने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी का नेता। ये भी आप देख लीजिए पूर्ववर्ती सरकारों की देन क्या रही। और आज पेपर लीक करने वालों को हम संरक्षण नहीं देते हैं, उनके घर के दरवाजे पर योगी जी का बुलडोजर इंतजार कर रहा होता है कि कब आप पेपर को छुइए और कब आपका घर और आपकी आकूत संपत्ति जमीनों-दोज कर दी जाएगी। तो ये खौफ भी योगी जी ने पैदा करके दिया है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। पेपर लीक करने वाले हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे महिलाओं के अपराध में अपराधी हो, चाहे छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति हो, और चाहे वो बदायूं का अपराधी हो, और चाहे वो फैजाबाद अयोध्या का अपराधी हो, उसे अपराध की सजा देने का काम योगी जी ने किया। यही तो फर्क है सबसे बड़ी चीज। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके हमने उस उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाने जा रहे हैं इस उत्तर प्रदेश। तो आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं है, आपके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हम पूछते हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन है तो कोई भी चीज कोई घटना घट कैसे जाती है? क्या इंतजार किया जाता है घटना के घटने का? अरे एक बार घटना हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रोवाइज करना चाहिए ना, घटना होने का इंतजार क्यों किया जाता है? अच्छा, मेरी एक बात पूछेंगे आप, बताएंगे आप अपने घर में रहती हैं, कल को आप घर के अपने भाई बंधु किसी इष्ट मित्र के द्वारा किसी घटना दुर्घटना का आप शिकार हो जाती है, क्या वो सरकार के हाथ में हो सकता है? मुझे बताइए आप। क्योंकि वो जिसने इस बदायूं की घटना को अंजाम दिया है वो उनका पड़ोसी था, उनके सामने दुकान चलाता था, उनका उसका घर भीतर का आना जाना था या नहीं था? और ऐसी घटना पे आप समझ लीजिए पूर्ववर्ती सरकारों का नजरिया कि जवाहर बाग कांड की मैं याद दिलाऊंगा आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बड़े भूभाग के ऊपर एक उनका सजातीय माफिया कब्जा करके बैठ जाता है और महीनों तक बैठा रहता है, पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं, कार्रवाई नहीं करने दी जाती है। आज तो ऐसा नहीं होता है। आज अगर बदायूं की घटना हुई तो 24 घंटे तब बीते जब उस अपराधी को यमलोक पहुंचा दिया गया। क्या ये आपको नहीं दिखता है? मुझे बताइए, क्या इससे पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसी नीति थी? अपराध के ऊपर ढुलमुल रवैया अपनाया जाता था। यही तो फर्क है, मैं फिर कहता हूं आपको, यही तो फर्क है आज की सरकार में और पूर्ववर्ती सरकारों में। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, हम लीपापोती करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जी, तो हमारे साथ विकास पांडे जी थे जिन्होंने बदायूं डबल मर्डर केस को लेकर के अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने राजनीति जो इस पर हो रही है उसको भी लेकर के खुल के बातचीत की, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आरोप प्रत्यारोप को लेकर के। जिस तरीके से आपको बता दें कि सपा ने बदायूं डबल मर्डर केस को लेकर के एक्स पर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया था, उस पर भी इन्होंने उनको जवाब दिया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एक आरोपी साजिद वो मुठभेड़ में ढेर हो गया था, वहीं दूसरा आरोपी जावेद भी बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है जो ऑलरेडी नेपाल भागने की फिराक में था। तो फिलहाल दोनों को ही उसकी अपनी जो जगह है पुलिस ने दिखा दी है, एक गिरफ्त में है और एक मुठभेड़ में मारा जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए केकेडी न्यूज।